नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की सभी दर्शकों से अपील। अगर आपको खुद में या अपने परिवार में किसी सदस्य में कोरोना वायरस के अगर लक्षण दिखाई दे रही हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आपको खुद में या किसी अपने सगे संबंधी या परिवार के सदस्य में कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच कराएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है और उसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। हालांकि भूमि पूजन पर विवाद भी चल रहा है, लेकिन तैयारियों में कोई रुकावट नहीं आ रही। इसलिए अयोध्या से मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं और अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह से पहले अयोध्या के कई हिस्सों को रोशनी से प्रकाशित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे और शुरुआत की जाएगी राम मंदिर के निर्माण की। और उससे पहले भूमि पूजन पर विवाद भी हो रहा है, लेकिन लगातार बिना किसी रुकावट के अयोध्या में काम जारी है और तैयारियां जोरों शोरों से वहां पर की जा रही हैं। राजस्थान में जारी सियासी घमासान अभी कम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया है और ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम गहलोत को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पर 5 स्टार होटल में रखा है। और इसी के साथ कोरोना और राम मंदिर पर भी उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि ये अशोक जी गहलोत का राजस्थान की जनता से विश्वास उठ गया है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। और दूसरा, उनके खुद के विधायकों पर भी उनको विश्वास नहीं रहा अब तो, क्योंकि जिस तरह से उनको बाड़ाबंदी करके कभी इस होटल में डाल रहे हैं तो कभी जैसलमेर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाकर वहाँ पर उनको 5 स्टार होटल के अंदर बिरयानी खिला रहे हैं, चाउमीन खिला रहे हैं और उनको मोटा कर रहे हैं। जनता त्रस्त है, किसान परेशान है, किसान टिड्डी से परेशान है और वो वहाँ पर बिरयानी खा रहे हैं। तो इस तरह से उनको राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं है। और पानी की समस्या है, लाइट की समस्या, अन्य अन्य तरह से कई तरह की समस्या, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक जी गहलोत को अपने विधायकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वो इधर उधर लेके उनको भाग रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोरोना जैसी महामारी के बीच वो एक ही स्थान पर इतने इकट्ठे होकर बैठे हैं और इतनी महामारी फैल रही है जो जिस गति के साथ में बढ़ रही है, तो इसकी चिंता होनी चाहिए, आम आदमी की चिंता होनी चाहिए। लेकिन उनको किसी भी तरह से सरकार बचानी है। अब उनकी आपस की लड़ाई है, उसको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपना चाहते हैं। उनके यहाँ पर आज किस तरह से घोटाले हो रहे हैं उसकी उनको चिंता नहीं है। आज आपने देखा होगा कि इनको विशेष लाभ देने के लिए भी कल्पतरू जैसी कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया है, जो एक उसमें ऐसी शर्तें रखी कि जिसकी वजह से उन्हीं को लाभ मिले। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार में उनके खुद के आपस की फूट थी और अब से नहीं, जब से सरकार बनी है उस समय से इनके तो इसी तरह से विवाद चल रहा था। जब ये मुख्यमंत्री बने उस समय भी सचिन पायलट और इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। उस समय कौन सी भारतीय जनता पार्टी बीच में थी? भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अगर अपने कर्मों से आपस में बंट जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और सरकार बनेगी। भगवान श्री राम का मंदिर बने, इस दृष्टि से पिछले 500 वर्षों से हम इंतज़ार कर रहे थे और वो सपना अब 5 तारीख को पूरा होगा। हमारा आराध्य देव हमारे भगवान श्री राम का मंदिर का भूमि पूजन होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसका भूमि पूजन करके और इसका शुभारंभ करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा और हम सब वहाँ जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे।
राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी भी कम नहीं हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत ने कोरोना मामले पर एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है और इसी के साथ आरएसएस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। बन रही है, पहले लगातार वीसी हो रही थी प्रधानमंत्री के साथ में, और अब काफ़ी दिन हो गए, 17 जून को थे लास्ट। तो मैंने ट्वीट भी किया है और मैं आज पत्र लिख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आप सभी मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वापस करें और 2 दिन के लिए करें, वो अच्छा रहेगा, जिससे कि हर मुख्यमंत्री को बोलने का अवसर मिलेगा। राहुल गांधी बार बार ये कहते थे फरवरी के अंदर से ही ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए देश के अंदर। जिन राज्यों ने ज़्यादा टेस्ट किए उन राज्यों में ज़्यादा स्थिति अच्छी कंट्रोल में रही। हमारे यहाँ तो हम पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल, आज 40,000 से अधिक, लगभग 50,000 तक पहुँचने वाले हैं प्रतिदिन। तो मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत तो नहीं है, पर मैंने कभी नहीं कहा कि आप लोग कहाँ घुस गए, कहाँ चली गई आरएसएस, कहाँ चली गई बीजेपी, मैं कभी नहीं कहता हूँ। कोरोना जंग है जीवन बचाने का, जिंदगी व्यक्ति की, उसमें क्या राजनीति करनी है। फिर भी लोग राजनीति करते हैं और कोरोना के अंदर लेके आगे सरकार को गिराने का षड्यंत्र करके। जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, आप देखना, जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस प्रकार षड्यंत्र किया सरकार को टॉपल करने का, हॉर्स ट्रेडिंग करे बड़े रूप के अंदर, अभी तक नहीं रुक रहे हैं। आम जनता घर घर के अंदर, हम जब जा रहे हैं बसों के अंदर, कार में बैठ के, जिस प्रकार लोग वेव करे हाथ को, व्यक्ति का साइन दिखा रहे हैं, पब्लिक के लोग ढाबे पे, सड़कों पर, ये क्या शो करता है? क्या इनके समझ में आ नहीं रही है क्या? मैंने अभी जैसलमेर में कहा कि वसुंधरा राजे कहाँ गायब हो गई है, और ये लोग इसलिए बोल रहे हैं, इनमें आपस में कंपटीशन हो गया है कि वसुंधरा का विकल्प के रूप में कौन बन सके हैं। उसके अंदर एक तो बनता बनता वो प्लेन क्रैश हो गया, वो पकड़ा गया ऑडियो टैप के अंदर, केंद्रीय मंत्री, नाम तो तुम ले लो, एक ही बात है, और उनके ऊपर वो शानदार केस बना हुआ है इथियोपिया में प्रॉपर्टीज का और लोगों लूटने का। आज राजस्थान के लोग लूट गए उनसे, वो कौन सा उनकी कंपनी है, संजीवनी, जवाब दे नहीं रहे उसका, और मोदी जी उनको अभी तक ड्रॉप कर नहीं रहे हैं। उनको चाहिए कि उनका तो प्लेन पहले ही क्रैश हो गया, ऊपर चढ़ते रहते ही मुख्यमंत्री के सपने देखते थे, नीचे आ चुके हैं वो, तो खाली ट्वीट करते, दिन भर ट्वीट करते हैं। अरे ट्वीट करना बंद करो, पानी की चिंता करो। राजस्थान में जो 13 जिले की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, मैंने नहीं बनाई है, पूर्व सरकार ने बनाई है, ठीक है। वो योजना में अगर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब लग जाएंगे तो राजस्थान में लोग अप्रिशिएट करते हैं उनको। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। वो पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका दुबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और कुछ दिनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर उनका निधन हो गया और उनकी उम्र लगभग 64 साल की थी। बता दें कि अमर सिंह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और करीब 6 महीने से उनका सिंगापुर में अब इलाज किया जा रहा था। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि हम दिल्ली उपराज्यपाल के फैसले से बिल्कुल सहमत हैं और दिल्ली सरकार को पहले भी बहुत जल्दी ही जब उन्होंने शराब की दुकानें खोली थी और इसके बाद दिल्ली में बुरा हाल हो गया था और फिर केंद्र के पास जाकर के हाथ फैलाकर मदद मांगने लगे कि 5.5 लाख मामले हो जाएंगे। बहुत जल्दी थी जब उन्होंने लिकर शॉप्स खोली थी, उसके बाद जो स्थिति हुई थी दिल्ली की, बुरा हाल हो गया था। फिर केंद्र के पास जाके हाथ फैला के मदद मांगने लगे कि 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। उसके बाद जब अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है गृह मंत्री जी की इंटरफेरेंस के बाद, जब से इंटरवीन किया उसके बाद अब इनको फिर जल्दी हो गई कि वीकली मार्केट खोलें और होटल खोलें। अगर थोड़ा बहुत अगर 15-20 दिन रुक जाए और थोड़ी स्थिति बेहतर हो जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल मानते हैं कि एलजी का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक फैसला है। बांटने में तो कभी ये नहीं सोचा कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। इलेक्शन जीतने से पहले जब सब कुछ फ्री में बांट दिया तब भी तो ये सोच सकते थे कि भाई इकोनॉमी रिवाइव करनी है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना है, हर चीज़ के बारे में सोचना है। 6 साल से ना एक नया स्कूल, ना नया कॉलेज, ना नया हॉस्पिटल बनाया, ना कोई फ्लाईओवर बनाया, तो अब इनको इकोनॉमी की बात आ गई है। सीधा बोलिए ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चाहिए,
कि एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा खत्म हो रहा है, क्योंकि उसके अलावा तो आपने 6 साल में कुछ भी नहीं किया। अगर इतने ही आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो अपने एडवर्टीजमेंट भी तो रोक सकते हैं। जो फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट और न्यूज़ चैनल्स में एडवर्टीजमेंट देते हैं, या फिर आप रेडियो स्टेशंस पे अपनी जो हर एक गाने के बाद आपकी जो आवाज़ सुनाई देती है, इतना इकोनॉमी के लिए सीरियस होते तो फिर बताना चाहिए था। हम तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मंदिर खुलने पर बयान देते हुए कहा है कि मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, और सुशांत मामले पर भी उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस काम नहीं करने दे रही है। इसका मतलब ये है कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसने एक सलाह दी है कि देवघर और बासुकीनाथ मंदिर जो मेरे यहाँ है, उसके साथ साथ पूरे देश भर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो है सभी खुलने चाहिए। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश देता है, सलाह देता है, तो सलाह भी आदेश ही होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह देने के लिए कोई बॉडी नहीं है, वो आदेश देने के लिए बॉडी है। तो मुझे लगता है कि जो सेकुलर ये कंट्री है और उसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता है लोगों की, उसके लिए, और केंद्र सरकार ने इसमें, कल केंद्र सरकार से जब पूछा गया कि मंदिर यदि खोलते हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको ऑन करने को तैयार हैं, हम करने को तैयार हैं। और आपको ध्यान हो कि अनलॉक 1 में भी सबसे पहले जो है इस माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को ही खोलने का फैसला किया। तो कल का जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उसमें बंगाल में जो ममता बनर्जी रोकना चाहती हैं अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण मंदिरों को, या हमें हेमंत सरकार जो है हमारे यहाँ झारखंड में रोकना चाहती है, उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है और हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के। 100% सुप्रीम कोर्ट ने अपने सलाह में ये बातें भी की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, एसओपी हैं, उसको फॉलो करिए, उसमें किसको परेशानी है। लेकिन आप पूजा ही नहीं करने देंगे, आप उसको जेल बना देंगे, इसके खिलाफ है। और वर्चुअल दर्शन जो है वो जेन्युइन दर्शन ही नहीं है, ये भी कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो दोनों बातें उसने स्पष्ट तौर पर कही हैं और उस आदेश में सब कुछ स्पष्ट है। अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत केस पर कहा है कि सुशांत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सुशांत ने आत्महत्या की है तो पूछताछ क्यों हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन के बीच चाबी वाला कहां से आ गया। और इसके साथ ही रिया पर भी उन्होंने बयान दिया है, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जहाँ एक इंसानी त्रासदी हुई है इतनी बड़ी, वहाँ पर राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार वर्सेस महाराष्ट्र या कोई और वर्सेस कोई और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई मतलब उसकी जो मृत्यु हुई है, जिन भी हालात में हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, कोई कह रहा है आत्महत्या है, कोई कह रहा है खून है, कोई कह रहा है कुछ और है, तो ये कोई अब कोई होड़ नहीं लगनी चाहिए कि मुझे करना, कोई प्रतियोगिता नहीं है ये। मेरे ख्याल से कोई सवाल मुंबई पुलिस पे नहीं उठा रहा है, पर अगर आत्महत्या है तो फिर केस तो बंद हो जाना चाहिए था बहुत पहले। तो आत्महत्या होने के बावजूद अगर आप उसको करार दे रहे हैं कि आत्महत्या, तो फिर इंटरोगेशन किस लिए हो रहा है, सवाल किससे पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं। अगर आत्महत्या ही है तो फिर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। सवाल तो तब पूछे जाते हैं जब कोई सुराग मिलता है, जब कोई शक होता है। और शक किस बात का है? शक इस बात का है कि आत्महत्या नहीं। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो आप इस पे टिकिए, इस नैरेटिव पे, या उस नैरेटिव पे टिकिए। वो किधर से आया, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोविड के स्थिति में जहाँ सड़क पे इंसान नहीं दिखाई देता, जानवर नहीं दिखाई देता, ये चाबी वाला कमबख्त कहाँ से आ गया और उसने इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोल दिया 20 सेकंड के अंदर। जो फैक्ट्री वाले खुद खोलने में परेशान रहते हैं, जो बनाते हैं, या तो उनको फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए कि ऐसे लॉक्स बनाते हैं जो सड़क छाप जो चाबी बनाने वाला है वो खोल लेता है। वो सब कहाँ गए लोग? नौकर, उनके दोस्त, कल उनके दोस्त का मैं वो बयान देख रहा था, वो आधे में भाग गए कहीं। तो ये नज़दीक, ये पिछले 4-5 साल का इतिहास अगर उठा के देख लें, ये बात उठी कि 15 करोड़ निकाले गए, अब ये बात उठ रही है कि नहीं निकाले गए। कोई कभी कुछ कह रहा है, कोई कभी कुछ कह रहा है, कोई कह के दोस्त कह रहे हैं कि मुझे प्रेशर दिया जा रहा है इसलिए मैंने रिया के खिलाफ बयानबाजी की। अब रिया अपने घर पे नहीं मिली तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि वो भाग गई, फिर वो किसी ने कहा कि वो उनको कहीं पनाह मिली है। तो इतनी कहानियों की ज़रूरत नहीं है। जब पुलिस है, पुलिस अपना काम कर रही है, उनको करने दिया जाए। अगर क्या है कि अगर जब सीबीआई इंक्वायरी हो जाती तो सब लोग शांत हो जाते, जो लोग कयास लगा रहे हैं या अटकलबाजी कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाते। नहीं तो ये उलझता जाएगा और लोग जो हैं बहुत वाइल्ड एक्यूजेशंस जो हैं वो सामने आने।
सुशांत सिंह राजपूत केस में क्रिमिनल लॉयर गीता लूथरा का बयान भी सामने आया है। गीता लूथरा ने कहा है कि एक शानदार इंसान, एक अच्छा एक्टर चला गया जिसका हर किसी को खेद है। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि हर इंसान को खेद है कि कोई इतना ब्राइट, इतना ब्रिलियंट, इतना होनहार एक्टर जो था उसकी मृत्यु हुई। इस खेद के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कहाँ हुई। उनकी जो ये अनहोनी डेथ हुई, चाहे वो सुसाइड थी, चाहे वो अननेचुरल कोई और कारण से थी, वो कहाँ हुई? वो मुंबई में हुई। वो कहाँ रहते थे? मुंबई में रहते थे। उनकी बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ थे? वो मुंबई में थे। उनका अपना फैमिली का एक कहना है कि उनका फैमिली से कुछ महीनों पहले परिचय कम होता गया। कुछ ये भी कहा गया है कि उन्होंने रात को 9:30 बजे अपने परिवार के एक सदस्य को एक कॉल दी और फिर उसके बाद वापस कॉल नहीं किया। ये भी है कि उन्होंने 1:45 को, मेरे ख्याल महेश शेट्टी का नाम बोल रहे हैं, उनको फ़ोन किया, पर वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस पर बिहार पुलिस मुंबई पहुंचकर जांच कर रही है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ठीक व्यवहार नहीं कर रही है, जिसके चलते पटना में लोगों ने सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सुशांत को इंसाफ देना होगा। यह प्रोटेस्ट कल जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हमारे बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी के साथ जो अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उसका पुतला जलाया। हमारा मांग है कि हमारे पुलिसकर्मी जो बिहार से हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे, उनका सहयोग करे और हमारी मांग सीबीआई मांग को पूरी करे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की खबरों के बीच अब पटना पुलिस का बयान सामने आया है। पटना पुलिस के इंस्पेक्टर केसर आलम का कहना है कि रिया चक्रवर्ती निगरानी में है और जब उनसे पूछा गया कि पुलिस रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करेगी तो उन्होंने कहा कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कहा जा रहा था कि पटना पुलिस रिया से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची थी, लेकिन उन्हें रिया नहीं मिली और रिया का मोबाइल भी बंद है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक विशाल क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। और जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में एक बड़ी क्रेन अचानक से गिर गई और जिसकी चपेट में 10 लोग आ गए और उनकी मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है और जांच अधिकारी घटना के कारणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम यही बोल रहे हैं, पिछले 90 दिन से अगर देख रहे हैं विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर गैस लीक हुआ, फार्मा सिटी में ब्लास्ट हुआ, विशाखापट्टनम कंटेनर यार्ड में फायर एक्सीडेंट हुआ, यहाँ शिपयार्ड, हर चीज़ में देखोगे सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी मेजर्स नहीं अवलंब करने की वजह से ये हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट अभी जाग के ये नहीं करेगा तो इसमें मुश्किल होने वाला है। बहुत सारे कंपनीज ऐसे ही चलाएंगे बिना सेफ्टी ऑडिट लाइसेंस का और लोगों का प्राण जो हो न। पंजाब के मोगा जिले के एसएसपी दफ्तर के पास ड्यूटी पर तैनात एएसआई के बीच हुई तकरार वहां पर हो गई और जिसके चलते एक सुखराज सिंह ने कृपाल सिंह पर गोलीबारी कर दी और गनीमत रही जिस पर गोलियां चलाई गई। उस एएसआई ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई और आरोपी एएसआई सरकारी राइफल वहीं पर छोड़कर फरार हो गया और जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया है और धारा 307 के तहत अदालत से 4 दिन का रिमांड भी हासिल किया गया है। आरोपी की माने तो उसने गोलियां जानबूझकर नहीं चलाई, तो वहीं डीएसपी ने बताया कि मुलजिम ने तकरीबन 7 गोलियां चलाई।
केरल में बीजेपी विधायक और राजगोपाल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग को लेकर के भूख हड़ताल कर रही हैं और सोना तस्करी मामले में सीएम कार्यालय की कथित संलिप्तता को लेकर के बीजेपी कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है। ये उपवास भी उसी आंदोलन का हिस्सा है और इसके बाद शाम 4 बजे जिला पार्टी इकाई एक आभासी रैली का भी वहां पर आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में 1 अगस्त से 18 अगस्त तक भूख हड़ताल कर आंदोलन कर रही है। First day of a program which will be there for 18 days. In all district headquarters, these similar programs will be conducted. That is the decision. And the last one will be in Ernakulam, where our state president, Sri Surendran himself will be having fasting on that day. This is a fight against the rampant corruption in Kerala. आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के प्रवक्ता के पट्टाभिराम का बयान भी सामने आया है और टीडीपी प्रवक्ता ने इसे असंवैधानिक बताया है। और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनाने को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। Yesterday is a of Andhra Pradesh. Telugu Desam Party strongly condemns the manner in which the bills related to the shifting of capital Amaravati have been passed by the Honorable Governor. It is totally unconstitutional. It is against the articles of our Indian Constitution. We all know that the AP Reorganization Act is an act which is passed by the Indian Parliament. तमिलनाडु के रामेश्वरम में पेशे से मिस्त्री मुरुगेसन ने मिसाल खड़ी की है। दरअसल मुरुगेसन लगभग 200 बच्चों को मुफ्त में परंपरागत मार्शल आर्ट सिलंबम सिखाते हैं और मुरुगेसन का ये कहना है कि मेरा यह प्रयास सिलंबम को लुप्त होने से बचाएगा और मैं मिस्त्री के काम से रोजाना 800 रुपये कमा लेता हूँ और सुबह शाम इन बच्चों को ट्रेन करता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और ऐसे में लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ भेंट भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के अंबाला से भी सभी प्राचीन धार्मिक स्थलों से मिट्टी और पवित्र तालाबों नदियों का जल इकट्ठा कर भेजा जा रहा है और ये सारा काम विश्व हिंदू परिषद की ओर से करवाया जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे और विधायक ने ये कहा है कि 500 सालों में ये सबसे बड़ी दिवाली होगी और असीम गोयल ने यह भी कहा है कि ये जल और मिट्टी कोरियर के माध्यम से अयोध्या भेजे जाएंगे। और वहीं उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस को भी घेरा है और कहा है कि सब जानते हैं कि हिंदू समाज का वोट नहीं चाहिए और उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को अलग थलग करने का काम किया है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू अस्तित्व को खत्म करने का सवाल किया है। अंबाला जिला के जितने भी पावन पवित्र स्थान हैं, चाहे नारायणगढ़, मुलाना, छावनी और शहर में विभिन्न गुरुद्वारा साहब हैं, विभिन्न हमारे जो प्राचीन, चाहे नौरंगराय सरोवर है, हाथीखाना मंदिर छावनी में है, बाला सुंदरी मंदिर मुलाना में है, नारायणगढ़ के अंदर हुसैनी जो मंदिर है, जितने यमकेश्वर तीर्थ हैं, जितने भी जगह की पवित्र मिट्टी है और जल है जो सरोवरों का, आज हम संचय करके एकत्र करके उसको हम अयोध्या जी जो है कोरियर के माध्यम से इसको भेज रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के हमारे जितने भी साथी हैं बहुत अनथक मेहनत इन्होंने की है और मेरा मानना है कि जो हमारे अस्तित्व की प्रतिमा, जो एक राष्ट्र की प्रतिमा अयोध्या में स्थापित होने जा रही है, तो मंदिर भी है लेकिन वो हमारे राष्ट्र की प्रतिमा भी होगी, वो हमारे अस्तित्व की प्रतिमा भी होगी। उसके अंदर से अम्बाला की खुशबू भी आए, अम्बाला का जो एक अम्बाला की यहाँ वीर भूमि की मिट्टी है, यहाँ का जल है, वो भी जाकर उस इमारत में लगे, उस प्रतिमा में लगे। इसी का प्रयास आज विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथियों ने किया है और उसी निमित्त मैं आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। देखिए, मेरा ये मानना है ये 500 साल की तो मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन ये त्रेता युग से लड़ाई चल रही है, जब से भगवान श्री राम ने जन्म लिया और हजारों हजार साल की इस लड़ाई को मेरा ये मानना है हम कलयुग की वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो अपने सामने हमारे अस्तित्व के सपने को साकार होते हुए देखेंगे।
क्योंकि 500 सालों में हमारे कितने पूर्वजों ने अपनी जानें खत्म कर दी। तो मेरा ये आह्वान भी है कि कलयुग की सबसे बड़ी दिवाली, इन 500 सालों की सबसे बड़ी दिवाली इस दिन 5 अगस्त को अम्बाला शहर में मननी चाहिए। मैं मनाऊंगा। मैं अपने साथियों से भी यही आह्वान करता हूं कि हम अक्टूबर की जो दिवाली मनाते हैं उससे भी बड़ी दिवाली 5 अगस्त को हम अम्बाला शहर में, जहां शब्द राजनीति का आ जाता है, विपक्ष को हमेशा वोट खींचने का एक जरिया चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आपको पता है किस पार्टी को हिंदू समाज के वोट नहीं चाहिए। उन्होंने केवल हिंदू समाज को ही भारत के अंदर अलग थलग करने का काम किया और अपनी एक इमेज ऐसी बनाकर कि हमें बाकी सारे धर्मों के वोट चाहिए और हिंदू सोया पड़ा है, हिंदू की वोट मिले ना मिले हमें कोई फ़र्क नहीं है। उन सब ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हमारे धार्मिक महत्व को, हमारी अस्तित्व को भी खत्म करने का सवाल किया। राम सेतु के ऊपर सवाल उठाए गए उनकी सरकार के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिए गए, लेकिन आज उन सब लोगों के ऊपर भगवान श्री राम ने करारा तमाचा मारा है। अस्तित्व का सवाल था। आज सब हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, ये धर्म का विषय नहीं है। जो भारत में रहता है वो हिंदू है, जो भारत की पद्धति को मानता है, भारत को अपने प्राण में, अपने शरीर में जीता है, अपने सांस में जीता है, वो हिंदू है। आज भारत का प्रत्येक हिंदू खुश है कि उसके अस्तित्व की जो एक प्रतिमा थी वो बनने जा रही है और विपक्षियों के मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में हुनरबाजी की कमी नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो इन हुनरबाजों के हुनर को प्रदर्शित करने की। चंडीगढ़ की रहने वाली एक ऐसी ही 12 साल की हुनरबाज जानवी से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसे शहर के लोग अमेजिंग स्केटिंग गर्ल के नाम से जानते हैं। 12 साल की ये अमेजिंग स्केटिंग गर्ल इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। दरअसल ये स्केटिंग गर्ल स्केटिंग व्हील्स पर भांगड़ा और अन्य कई वेस्टर्न डांस कर लेती है। पिछले 3 सालों से कड़ी मेहनत कर इस बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया है। जानवी फ्री स्टाइल स्केट्स में देश के लिए गोल्ड लाने का सपना लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानवी का ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि व्हील्स पर डांस या मूव्स करते हुए उसे कई बार चोटें भी लग चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके इस बच्ची के हौसले पस्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बच्ची को इसके इरादों में सफलता दिलाने में इसके माता पिता भी पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि जानवी का कहना है कि चोट के बाद उठने की प्रेरणा उसे अपने पिता से मिली, क्योंकि जब भी उसे चोट लगती थी तो उसके पिता उस चोट पर शेविंग लोशन लगा देते थे और आज भी जानवी को जब भी चोट लगती है तो वो शेविंग लोशन लगाकर पुनः खड़ी हो जाती है। जानवी का कहना है कि स्केट्स के साथ साथ अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वो योग भी करती है। इतना ही नहीं, अगर इस बच्ची की रोज की दिनचर्या सुने तो वो और भी दम करने वाली है। किसी से नहीं सीखा, पर चंडीगढ़ में इंटरनेशनल कैंपस लगा था, उसमें आर्टिस्टिक कैंपस था जिसमें हम डांस करते हैं, अलग इक्विपमेंट्स, अलग स्केट्स होते हैं। तो वहाँ पे एक कोच थे, इनका नाम था आदेश सिंह। तो उन्होंने मुझे
10 डेज के अंदर अंदर काफ़ी गाइडेंस दिए। एज पर वो फ्री स्टाइल कैटेगरी के भी नेशनल कोच है, तो उन्होंने मुझे 10 डेज में काफ़ी गाइडेंस दी है और मुझे बताया कि किस तरह से ट्रिक करो, किस तरह से उसमें बैलेंस आएगा। मैं उन्हें काफ़ी थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मुझे सिखाया वो मुझे आज काफ़ी हेल्प कर रहा है। बहरहाल जानवी अपने हौसलों के दम और परिवार के लगातार मिल रहे सहयोग से अपने सपनों को पूरा करती हुई सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ रही है। ANB न्यूज भी इस बच्ची की लगन और हौसलों की दात देते हुए इसे भविष्य में सफलता के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता है। चंडीगढ़ से ANB न्यूज के लिए विनीत कपूर की रिपोर्ट। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में लगाई गई MRI मशीन का उद्घाटन किया है और इस दौरान विज ने कहा है कि अब सिविल अस्पताल में एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि MRI मशीन PPP मॉडल पर चलेगी और ये मशीन पूरे तरीके से अपडेटेड है और इस पर हर तरह की MRI हो सकेगी। और वहीं लॉकडाउन में सोनीपत में हुए शराब घोटाले की भारी भरकम रिपोर्ट विज तक पहुंच चुकी है और इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। और इसके साथ ही विज ने पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए ऑनलाइन एडमिशन के लिए इनॉग्रेशन की है और विज ने यहां पर कहा है कि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों में 40,000 छात्र ऑनलाइन एडमिशन ले सकेंगे। ये PPP मोड पर है और हाईएस्ट क्लास की ये यहाँ पर MRI मशीन लगी है 1.5 टेस्ला और सभी प्रकार के इसमें जो MRI है वो हो सकेंगे, एंजियो MRI भी हो सकेंगे, सभी प्रकार का इसमें सुविधाओं से इसको लैस किया गया। बिल्कुल ये एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मुहैया। SIT की रिपोर्ट 31 जुलाई तक देनी थी, पहले 1 महीने का समय दिया गया था। फिर उन्होंने ये कहकर कि एक्साइज डिपार्टमेंट अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रहा, 2 महीने का और समय मांगा था। तो अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें क्या है वो सारा अध्ययन करने के लिए मैंने ACS होम विजयवर्धन को वो रिपोर्ट भेज दी है और कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर इस रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशंस हैं, किन कमियों की ओर इन्होंने इशारा किया है और क्या क्या कार्रवाइयाँ उन लोगों पर की जा सकती हैं, उसके बारे में मुझको अवगत करवाना। पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट्स हैं आज उनके ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकारी और प्राइवेट में 40,000 सीटें हैं। ऑनलाइन उसकी इनॉग्रेशन की गई है। घर बैठकर बच्चे अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सारी सीटें पॉलिटेक्निक की भरी जाएंगी। पिछले दिनों दिल्ली में फ्लाईओवर के पास दिल्ली पुलिस के ACP संकेत कौशिक को टक्कर मारने वाले चालक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के मुताबिक चालक अमित मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और आरोपित अमित महिपालपुर से
रजोकरी की तरफ जा रहा था, तब रजोकरी फ्लाईओवर से यू टर्न लेते वक्त उसने एसीपी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने एक वेबिनार का आयोजन भी किया और लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत नाम से यह कार्यक्रम था और जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी और शाह ने यहां पर कहा कि लोकमान्य तिलक जी के पूरे जीवन का लेखा जोखा देखकर इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो लोकमान्य तिलक जी ने किया है। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक के जीवन के कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं लोकमान्य तिलक स्मृति दिन आज है, आज ही के दिन 100 साल पहले ये महान आत्मा हम लोगों के बीच से चली गई। एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसे विचार का तिलक जी प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सच अर्थ में भारतीय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दी। कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के द्वारा चले हुए कार्यक्रमों को जो ध्यान से अध्ययन करेगा उनको मालूम होगा कि सच अर्थ में भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन तिलक महाराज की प्रवेश के बाद ही हुआ। तिलक महाराज, उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। ढेर सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ कैसे रह सकता है, सादगी को कैसे अपने जीवन का अंग बना सकता है, अगर वो देखना है तो तिलक महाराज के जीवन से ही देख सकते। लोकमान्य तिलक के जो ईश्वर दत्त मूर्धन्य बुद्धि प्रतिभा मिली थी उसको वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग कर सकते थे। उस जमाने के सबसे अच्छी से अच्छी सभी स्थिति को वो प्राप्त। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के बैंड ने देशभक्ति के धुनों ने आज सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और मौका था रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से स्वतंत्रता दिवस महोत्सव आयोजन का। बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के 33 शहरों में 13 अगस्त तक चलने वाले लाइव बैंड कंसर्ट में सबसे पहले प्रस्तुति का मौका छत्तीसगढ़ को दिया गया। एक योजना है कि 1 अगस्त से 13 अगस्त तक राष्ट्रभक्ति के बैंड डिस्प्ले के कार्यक्रम पूरे देश में होने हैं और कोरोना वॉरियर्स के लिए और देश के शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज से इसकी शुरुआत हुई है और देश में पहला कार्यक्रम आज ही था जो छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला था। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम की जो पूरा 13 दिन का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ पुलिस के बैंड के द्वारा हुई। राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में हैवानियत का नंगा नाच देखने को मिला है। बता दें कि शुक्रवार 9 बजे कथित गो रक्षकों ने एक समूह ने एक पिकअप का 8 किलोमीटर पीछा करके उसे रोक लिया और ट्रक के ड्राइवर लुकमान को गौ मांस की सप्लाई के शक में मारना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने गो रक्षक के नाम पर गुंडई कर रहे इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। बता दें कि घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं इस पिकअप के मालिक का कहना है कि वो पिछले 50 साल से भैंस के मीट का कारोबार कर रहे हैं और पुलिस ने मामले में एक हमलावर प्रदीप यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। और मामले में पुलिस ने लुकमान की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर
और मामले की तफ्तीश को अब शुरू कर दिया है। वहीं मामले में बादशाहपुर एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। कल एक ये लुकमान नाम का आदमी था जो गासेडे का रहने वाला है और वो कोई गाड़ी मीट की गाड़ी लेके आया था, जिसको कुछ लोगों ने रोक के और उसके साथ मारपीट की। उसको जो है ना डाल के लेके गए और उसको काफ़ी चोटें पहुंचाई। उसके बाद जब पुलिस ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो वहाँ भी उन्होंने दंगा फसाद किया। इसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और एक व्यक्ति प्रदीप को हमने उसमें अरेस्ट कर लिया है और बाकी कुछ लोगों की हमने पहचान कर ली है, जिन पे भी लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं और बहुत जल्दी हम बाकी लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार करते हैं। सर, इसमें एक हथौड़े से पीटने की वीडियो भी वायरल हुई है। बेरहमी से पुलिस कर्मियों के सामने ही पीटा जा रहा है, तो क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ऐसे बदमाशों के खिलाफ और क्यों ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था? सर, ये जो भी हैं, जिसने जो भी ऐसी घिनौनी हरकत की है, उनके सब के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने बड़ी संजीदगी के साथ इसमें काम किया है और तुरंत गिरफ्तारी भी की है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें चाहे कोई भी हो, जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ किया जाएगा और इस तरह की हरकत किसी सूरत में। यूपी में बाराबंकी के नगर पंचायत हैदरगढ़ में पूरे मिठाई वार्ड में हैदरगढ़ बाराबंकी रोड पर स्थित ओम मार्ट प्रतिष्ठान पर बिजली विभाग के 1 दर्जन कर्मियों की ओर से अवैध वसूली का मामला यहां पर सामने आया है और ओम मार्ट की प्रियंका सिंह ने विद्युत विभाग के कारनामों से आहत होकर हैदरगढ़ कोतवाली में लिखित शिकायत देकर 50,000 की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि ओम मार्ट के प्रियंका सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि विद्युत विभाग हैदरगढ़ के कर्मचारियों ने 50,000 की अवैध वसूली की मांग की है और रुपए न मिलने पर कुछ विद्युत कर्मियों ने ओम मार्ट के अंदर पहुंचकर जबरन वीडियो बनाना शुरू कर दिया और प्रियंका सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का विरोध किया तो विद्युत कर्मियों ने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। बार बार उनसे ये बात कही जा रही है कि जो भी हमारा भुगतान राशि है, बिल है, वो हमें दीजिए, हम उसे जमा करा कर देंगे। तो हम उन्हें क्यों 50,000 रुपये दें? हम जाएंगे बिजली विभाग में, वहाँ जो हमारा होगा वो हम कर देंगे। और जो भी आज तक आया है उसे मैंने जमा कराया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोग ने रसीद दिया हो मैं नहीं जमा कराई हूँ। और दूसरी बात है कि बार बार हमारे इतने सारे कस्टमर हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ भी सेल्समैन हैं, मैं हूँ, ऊपर नीचे 10 लोग, 8 या 10 लोग से तो कम ही थे वो लोग। कोरोना टाइम चल रहा है, ना मास्क लगाए हैं, ना सैनिटाइजर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बस बात अपनी बोले जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उनमें जितने सारे स्टाफ थे वो हमारे सेल्समैन हैं, जितनी लड़कियां हैं, लड़के हैं, सबसे वो बहुत ही अभद्रता के साथ बात कर रहे हैं। मैडम, इसकी शिकायत क्या आपने कही? जी, हमने हैदरगढ़ कोतवाली में किया है। अतिरिक्त महानिदेशक कमल पंत ने बंगलौर शहर के पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने वर्तमान शीर्ष पुलिस भास्कर राव की जगह ली है और भास्कर राव और कमल पंत भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और पदभार ग्रहण करने के बाद पंत पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस विभाग में सेवा करने पर गर्व है और इस दौरान उन्होंने कोविड ड्यूटी की लाइन पर पुलिस कर्मियों के बलिदान को याद किया है और साथ ही सभी संक्रमित पुलिस कर्मियों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है। In this regard, the policemen of Bangalore city as well as the officers, some of them have been infected by this disease also. Unfortunately, some of them expired also. I salute their sacrifice, supreme sacrifice. And those who are undergoing treatment in hospitals, I pray for their early recovery. This is the one issue. And after that, with this fight, since it is going on as per the government program, we will certainly join hands with this COVID pandemic operation. पंजाब में जहरीली शराब पीने के कारण मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बता दें कि बीते कल भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हुई थी और वहीं आज भी अमृतसर में अवैध शराब पीने की वजह से कुल 12 मौतें हुई हैं। वहीं डीएसपी मंजीत सिंह का कहना है कि 3-4 दिन पहले हमने रेड की थी और अभी कई लोगों को गिरफ्तार भी इस मामले में किया जा चुका है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद जसवीर सिंह डिम्पा ने यह कहा है कि अवैध शराब के कारण
मुछल बटाला और तरन तारण में लगभग 40 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री ने मामले पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिए जाने का भी ऐलान किया गया है और अस्पताल में उनका सारा इलाज मुफ्त करवाया जाएगा जो फिलहाल बीमार है। जो कैजुअलिटी हुई है 11 थाना तरसिका में और 1 खलचिया में। तो किस कारण हुई सर ये अभी जो प्रिलिमिनरी में तो यही आ रहा है, जो इलिसिट लेकर जो है जिसमें कोई जहरीली कोई चीज़ भी आई है वही वो सस्पिशियस आया उसी में। तो गांव वाले कह रहे हैं काफ़ी देर से नशा बिक रहा है। पहले भी जैसे MP साहब ने सारे ने बताया है आपको कि पर्चे पुलिस दर्ज कर रही है। ये नहीं भी हमने दर्ज नहीं करे, हम 3-4 दिन पहले भी रेड करके गए हैं और इनके खिलाफ जो है ऑलरेडी पर्चे पहले भी दर्ज है। वो बेल आउट थे, बेल आउट के बाद फिर वो आ गए हैं। जो इंसिडेंट है ये बटाला में भी है, शायद वही यही कोई ऐसा कोई आया है जो इनको करके गया, उसका हम नेक्सस देख रहे हैं और उसमें जल्दी उनको गिरफ्तार के भीतर इन सभी को पकड़ा जाएगा। तो मैं कैप्टन साहब की तरफ से 1 लाख रुपया कंपनसेशन सभी को दिया है और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है जो हॉस्पिटल में सारा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तो वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ दीज फैमिलीज, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग। सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI जांच की तेजी से मांग उठ रही है और साथ ही कई खुलासे भी हो रहे हैं। सिद्धार्थ के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने आत्महत्या से पहले और बाद की स्थिति पर कई खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या। मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे। तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ये आखिरी था और नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है मामला। तो हम एक चाबी वाले को बुलाया। इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी। अभी अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो ज़िंदा होते। इसलिए कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करते रहना बहुत ही क्रूशियल है, जो हमने नहीं करा है। बट कुछ अब छोटे बात काम के लिए और ये सब के लिए हम बात करते थे, फिर ज़्यादा बाय द एंड ऑफ द मार्च वो क्वालिटी कॉन्वर्सेशन होने रुक गए थे क्योंकि वी वर ऑल लाइक वी गॉट कैरीड अवे डूइंग आवर ओन थिंग्स। हम लोग सेल्फिश रीजंस की वजह से ऐसा हम करते हैं। वी एंड अप नॉट केयरिंग फॉर द पीपल हु वी रियली केयर अबाउट। आपने मेल लिखा है हाँ इस पुलिस को मैंने पुलिस को यही बताया था कि मुझे कुछ चीज़ें कहने को कह रहे हैं, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है। ये सच हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सच नहीं है। इन्वेस्टिगेट करो, वो सब सच में आएगा, सच सामने आएगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे बताने के लिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है देने के लिए कि 15 करोड़, मैं किसी को ये अमाउंट सुन के मेरा थोड़ा टेंशन में आ गया था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट एंड आई विल जस्ट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट इट कि ऐसा हो रहा है। देन दे सिंपली सेड कि यू डू वन थिंग, व्हाटएवर यू वांट टू से टू अस, गिव एन ईमेल टू अस। सो आई इमीडिएटली शॉट एन ईमेल टू देम। Ready? Start with your name and your relation with him, and then okay, I'll ask questions. Yeah, please ask. Okay. So, మీరు ఒక లెటర్ రాసి
जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने सुशांत मामले पर कहा है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसकी हत्या की गई है। महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। एक होनहार कलाकार तो हमारे बीच में रहा, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया, आज बिहार सरकार ने जो बिहार पुलिस को मुंबई भेजा है, जिस तरह बिहार पुलिस के साथ व्यवहार कर रहा, वो अपराधी के टाइप व्यवहार किया जा रहा। उसको घसीट के कैदी भान में बिठाया जा रहा, उसको गाड़ी का अवेलेबल नहीं किया जा रहा। तो क्या दर्शाता है? तो ये कहीं न कहीं आप पूरे देश में लागू करना चाहते हैं कि जिस प्रदेश में क्राइम होगा उस प्रदेश का पुलिस अधिकारी अगर दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो यही व्यवहार किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस का जो व्यवहार है, निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है और इससे दर्शाता है कि सुशांत राजपूत का सुसाइड नहीं हुआ है, उसका हत्या किया गया है सुनियोजित तरीके से। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, उसके बचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने मांग किया है कि सीबीआई जांच। देश की राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान में एक नया मोड़ अब आया है। देश भर में अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और इसी के तहत दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने होटल खोलने और साप्ताहिक बाजारों को खोलने का भी फैसला किया था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया और फिलहाल उपराज्यपाल के फैसले से लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान झेलने वाले शहर के तमाम व्यापारिक संगठन और होटल एसोसिएशन की चिंता बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर आज व्यापारियों और उद्यमियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा गया है और पत्र में मांग की गई है कि दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाए। हरियाणा के चरखी दादरी में भी भूमाफिया बिना किसी डर के सरकारी विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। नगर परिषद को इस बारे में जब पता चला तो निर्माण रोक दिया गया और इसके बाद फिर कुछ लोगों ने उसी जगह पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। नगर परिषद को इसकी सूचना मिली तो इस पर भी कार्रवाई की गई। नगर परिषद चेयरमैन संजय छपरिया का कहना है कि चरखी दादरी नगर परिषद बिना नक्शा पास करवाए बिल्डिंग निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि रोहतक फाटक के पास अवैध निर्माण चल रहा था, जिसे नगर परिषद ने सील कर दिया है और जमीन सरकारी विभाग की है और कुछ लोग इस पर अवैध निर्माण कार्य कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी से बात की गई और निर्माण कार्य को रोका गया। मौका जाकर देखा तो उन लोगों ने सील को हटाकर फिर निर्माण शुरू कर दिया। उनके खिलाफ हमने 30 तारीख को हमारे अधिकारियों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज फिर उसने कुछ व्यक्तियों के द्वारा वो बिल्डिंग बनाने का कार्य शुरू कर रखा था। तभी आज मेरे पास शिकायत आई, कुछ लोगों ने बताया कि वो 8-10 आदमी लगे हुए हैं, बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। तो मैंने श्रीमान थाना शहर SHO से बात की, डिप्टी साहब से बात की, तब जाकर उन्होंने पुलिस को वहाँ भेजा। आप लोग बता रहे हो कार्रवाई की है, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है पुलिस प्रशासन से, जितने भी गलत काम होते हैं, अवैध बिल्डिंगें बनती हैं, हम पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजते हैं कि आपके माध्यम से निवेदन करता हूं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और दादरी शहर अवैध कब्जों से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि आज से किल कोरोना पार्ट 2 शुरू हुआ है और इसमें सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर 14 अगस्त तक का प्रतिबंध होगा और कोई भी राजनीतिक दल इस दौरान अपनी रैली, सभा, प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कोरोना से नाता तोड़ो, ये पार्ट 2 प्रारंभ हुआ है। इसमें 14 दिन का प्रतिबंध सभी मंत्रियों पर, सभी सांसदों पर, सभी विधायकों पर है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक दल की, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, जितने भी लोग हैं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी रैली नहीं कर सकेगा, सभा नहीं कर सकेगा, प्रदर्शन नहीं कर सकेगा 14 तारीख तक। आज से प्रारंभ हुआ है ये किल कोरोना पार्ट 2, 1 तारीख से 14 तक चलेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय सांसद, विधायक, माननीय मंत्रीगण अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के उपकरण खरीदें जिनसे कोरोना का लाभ हो सके। जो राशि है वो दें। इसी तरह से जो हमारे यहाँ गौड़ खनिज की राशि कई जिलों में रहती है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।